दोस्तों आज है हमारी मुंबई से नेपाल राइड का दिन 5। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोरो ऑन व्हील पर। आज की राइड बहुत ही औसम होने वाली है क्योंकि हमने जो कल सोनाली बॉर्डर क्रॉस करके हम रुक गए थे, आज हम होटल से निकल के सीधा पोखरा की तरफ निकलने वाले हैं। लेकिन पोखरा पहुंचने से पहले आज हम रास्ते में लुम्बिनी लोकल एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ की शांति और वाइब एक्सपीरियंस करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं आज का मज़ेदार सफ़र। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और एंड तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बाइक पर नहीं बल्कि कार में हैं। इसका रीज़न ये है कि आज हमें लुम्बिनी का ये पूरा लोकल एरिया सबको एक साथ मिलकर एक्सप्लोर करना था। बाइक पर सभी का घूमना एक साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए आज की लोकल साइट सीन के लिए हमने कार ले ली ताकि हम सब एक साथ ट्रैवल कर सके और इस जगह की वाइब फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। रास्ते में ड्राइवर भाई से बात करते करते हमने नेपाल का एक बहुत अजीब सा रूल पता चला। उन्होंने बताया कि यहाँ अगर ड्राइविंग करते वक्त आपसे किसी लोकल का एक्सीडेंट हो जाए तो जब तक वो इंसान जिंदा रहेगा आपको उसका मेडिकल एक्सपेंस उठाना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे, चाहे आप इंडिया में क्यों ना हो। साथ साथ ड्राइवर भाई ने एक अपना ऐसा किस्सा सुनाया, वो भी हमारे लिए थोड़ा अजीब था। एक बार उनकी गाड़ी एक लोकल से हल्की से टच हो गई थी। गाड़ी में उन्हें नुकसान नहीं हुआ था, फिर भी वो लोकल ने क्लेम किया कि मेरी गाड़ी में सेंसर खराब हो गए। और सबसे हैरान की बात ये थी, गलती उसकी लोकल होने के बाद भी वहाँ की पुलिस ने अपने लोकल आदमी के साथ दिया। आखिर में मैटर क्लीन करने के लिए ड्राइवर भाई ने 60,000 रुपये इंडियन रुपीज़ देकर सेटलमेंट करना पड़ा। ड्राइवर भाई ने हमें ये अजीब रूल इसके लिए बताया क्योंकि हम लोग नेपाल में पहली बार बाइक लेकर थे। वो चाहते थे कि हम आगे के सफ़र में पूरी तरह अलर्ट रहें ताकि हमारे साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। खैर दोस्तों, इन सब बातों में और वार्निंग के बीच हमारा लुम्बिनी डेस्टिनेशन आ गया। यहाँ पहुँचते ही अंदर जाने के लिए आपको एक टोटो बुक करनी पड़ी। इसका रेट 1050 नेपाली रुपीज़ है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 656 रुपये के आसपास होते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है मेरा जीपे यूज़ करना, वो भी नेपाल में। वैसे रूल के हिसाब से एक टोटो में 4 लोग ही बैठ सकते हैं। हम लोग 6 लोग थे तो हमने 2 टोटो बुक कर ली। तो चलिए हम निकल पड़ते हैं लुम्बिनी एक्सप्लोर करने। तो आओ देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ टिपिकल घूमने या साइट सीन जैसा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ पर अलग अलग कंट्री की थीम के हिसाब से बहुत खूबसूरत मंदिर बनाए गए हैं और सच बताऊँ इनके अंदर जाते ही आपको एक ऐसी शांति और ऐसा सुकून फील होगा जिसका कोई जवाब नहीं। और सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आखिर में वहाँ आ गए जिसका सबको इंतज़ार रहता है, लॉर्ड बुद्धा की जन्मभूमि। ज़्यादा हिस्ट्री में डीप में ना जाते हुए हम आपको इतना बता देता हूँ कि इस जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ की वाइब और साइट सीन में सच में बहुत ही मज़ा आएगा। और जो हमारा वो बस वाला ग्रुप है ना, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो लोग सिर्फ फोटो क्लिक नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ जिए हुए बहुत ही यादगार पल को हमेशा के लिए कैप्चर कर रहे थे। जन्मभूमि के दर्शन के लिए आपको आगे से एक टिकट लेना पड़ेगा जिसका प्राइस है 80 रुपीज़ नेपाली पर पर्सन, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से होते लगभग 50 रुपये। यहाँ हमारे साथ एक छोटा सा सीन हो गया था। वहाँ पे QR कोड होने के बावजूद उन्होंने हमने पेमेंट लेने के लिए मना कर दिया और बोला कि UPI के बदले आप ऑनलाइन टिकट बुक कर। तो फिर हमने तुरंत उनकी वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर ली और यहाँ पेमेंट
यूपीआई से ही किया। आप लोग देख रहे हैं यहाँ का जो वॉकिंग पार्ट है ना, उसे देखकर सच में बहुत ही आनंद आया। और इसके साथ जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमारे मन की शांति, एक जो पीसफुल वाइब है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अंदर आते ही यहाँ की वाइब और खूबसूरती ने एकदम दिल जीत लिया। मानिए यहाँ की नज़ारों और शांत माहौल का बहुत ही आनंद लिया। लेकिन गाइस, एक छोटी सी बैड न्यूज़ है। यहाँ जन्मभूमि वाली जगह पे अंदर कैमरा स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं था। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने अपना कैमरा बाहर ही रखना पड़ा, इसलिए मैं आपको वहाँ की वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। पर यकीन मानो दोस्तों, अंदर का एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर और शांतिदायक था। अब हम जन्मभूमि से अपनी होटल की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि आज रात तक हमें हर हाल में पोखरा पहुंचना है गाइस। होटल पहुंचते ही हमने जल्दी से लगेज गाड़ी पर लोड किया और तुरंत निकल पड़े इन पहाड़ों के खूबसूरत रास्तों पर। रास्ते में एक छोटी सी दिक्कत आ गई। गाड़ी वाइब्रेट होने के कारण पीछे का जो मडगार्ड का स्क्रू था वो निकल के गिर गया था। उसकी वजह से मडगार्ड जो आवाज दे रहा था, वो हमने गाड़ी रुक के चेक किया। गाड़ी चेक करने के बाद हमने फिर से रफ्तार पकड़ी। पहाड़ों को सीना चीर के और जबरदस्त कॉर्नरिंग करते हुए हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, पोखरा की तरफ। सफर चाहे जितना भी लंबा हो, मंजिल की पहली सीढ़ी हमेशा एक फुल टैंक से ही शुरू होती है। मशीन पूरी तरह से तैयार है और इरादे एकदम पक्के हैं। तो चलिए इन अनजान रास्तों पर कुछ नई कहानियां की तलाश करते हैं। टैंक फुल हो चुका है और हमने हमारी पेमेंट यूपीआई से कर दी। सफ़र के लिए एक ज़रूरी टिप है, इन रास्तों पर ज़्यादातर गूगल पे या फ़ोन पे ही आसानी से चलते हैं, तो इन्हें तैयार रखिए ताकि पेमेंट में कोई रुकावट ना आ सके। केटीएम और ट्रायम दोनों एक साथ हवा में चिरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जोरो ऑन व्हील के इन रोमांचक सफ़र में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। सड़क से तो ये सफ़र खूबसूरत है, लेकिन ऊंचाई के इन रास्तों का नज़ारा कुछ अलग कहानी बयान करती है। बिना ड्रोन के भी हम खास एंगल से हमारी रफ्तार और इन विशाल रास्तों का एक फ्रेम में खूबसूरत से समेट लेते हैं। नीचे दौड़ती हमारी मशीनें और चारों तरफ फैला ये शानदार दृश्य हमारी यादगार पलों में से एक है। सफ़र में एक छोटा सा बदलाव हुआ है। अब पिछली सीट की जिम्मेदारी बदल गई है। अब मेरे साथ रोमांचक सफर में पिलियन के तौर पर कृषि जुड़ चुके हैं, एक नए साथी, और उसी पुरानी रफ्तार के साथ यह कारवां अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ चला है। मौसम ने अचानक करवट ले ली है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और इन घुमावदार सड़कों ने पानी की चादर ओढ़ ली है। थोड़ी देर पहले जहां तक हम 60 की रफ्तार से हम शानदार कॉर्नरिंग का मजा ले रहे थे, अब हालत बदल गए हैं। अब हम 30 की स्पीड पर आराम से आगे बढ़ रहे हैं। गीली सड़कों पर रोमांच से ज्यादा सुरक्षा जरूरी है और इस सुहावने मौसम को हम महसूस करने का अपना अलग ही सुकून मिलता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम अब बड़ी तकलीफ बन चुकी है। पहले मडगार्ड का एक स्क्रू निकला था और अब रास्तों की वाइब्रेशन से दूसरा स्क्रू भी निकल गया। साथ साथ में एक साइड का वेल्डिंग भी टूट चुका है। आवाज़ इतनी एक्सट्रीम लेवल पर हाई पहुंच गई थी कि आगे बढ़ना मुश्किल था। चेक करने पर समझ में आया इसके बीच रास्ते में बनाना मुश्किल है। पोखरा अभी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर था और मैप बता रहा था पूरे 2 घंटे। तो हमने सीधा फैसला किया मडगार्ड को उखाड़ के फेंक देने का। सारी गार को अलग किया और बैग के पीछे बांध दिया और टूटे हुए मडगार्ड को वहीं छोड़ दिया। इस पूरे जुगाड़ में हमने पूरे 30 मिनट खराब कर दिए। अंधेरा गिरने वाला था और हमारा सफ़र अभी बहुत लंबा था, तो हमने देर ना करते हुए आगे बढ़ गए। अंधेरा और तेज बारिश, ऊपर से कैमरे की बैटरी भी पूरी तरह डेड हो चुकी थी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि कैमरा चार्ज करना मुश्किल था, लेकिन फाइनली इस लंबे से थका देने वाले और क्रेजी दिन के बाद हम पोखरा के होटल पहुंच चुके हैं। आज के सफ़र को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग और नए नज़रिए के साथ। गुड नाइट। Thank you for watching this video. Make sure to like this video, share it with all your friends, and don't forget to subscribe. Please leave us a comment.